हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था कि यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। और दूसरा हम लिस्ट के बारे में हमने जिक्र किया था जो कि प्रिंटेड मिस्टेक के कारण नहीं हुआ था, वो उसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें कि मैरिज, ट्रेड यूनियन, फॉरेस्ट और एडप्टेशन सक्सेशन ये वो सब्जेक्ट्स है जो कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ उसके अंदर आता है। फिर हमने बात किया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि एक रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में से है जो कि हमारे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। फिर हमने बोला था कि जैसे होल्डिंग टुगेदर से जो फेडरेशन फॉर्म हुआ था, जैसे इंडिया, फिर स्पेन, तो यहाँ पर हर एक स्टेट को इक्वल राइट्स नहीं दिया था, हर एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को यानी कि स्टेट्स को। इसलिए कुछ ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडियन के यूनियन के अंदर जिनके पास कोई आइडेंटिकल पावर नहीं है। सम स्टेट इन्जॉय स्पेशल स्टेटस, बहुत सारे स्टेट स्पेशल स्टेटस मिलते हैं उनको। स्टेट सच एज आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम जिनको स्पेशल पावर मिलता है अंडर सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 371। अब क्यों मिलता है उसके बारे में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि असल में उनको जो मिलता है वो क्यों मिलता है, किसके तहत मिलता है। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनको कोई स्पेशल प्रोविज़न मिलता है, जैसे आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। किसके तहत मिलता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 371 के तहत इनको मिलता है, ठीक है। और क्यों मिलता है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं कि इनको असल में ये जो स्पेशल प्रोविज़न है, स्पेशल प्रोविज़न क्यों मिलता है। तो देखिए, these special powers are due to enjoyed in the relation with the protection। जो स्पेशल जो प्रोविज़न इनको मिलता है किस लिए मिलता है, ड्यू टू देयर पेकुलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, मतलब कुछ ऐसे घटनाएं हुए हैं जिसके तहत उनको मिलता है, ठीक है। आपको याद रखना है पेकुलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस मतलब कि घटनाएं। These special powers are specially enjoyed in relation to the protection of land and right of indigenous people। और ये जो पहले हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर है, ठीक है। आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को स्पेशल प्रोटेक्शन इसलिए मिलता है, मतलब स्पेशल स्टेटस इसलिए मिलता है क्योंकि उनके कुछ हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस हुए हैं। तो हम जानते हैं कि फेडरेशन का मतलब कि लोगों में रिलीजन यूनिटी, रिलीजन डाइवर्सिटी और यूनिटी अमंग द कंट्री रहना चाहिए, मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट्स जो है फेडरलिज्म के। तो जिसके तहत दिस स्पेशल पावर्स, ये जो स्पेशल पावर्स है स्पेशली दिया गया है इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल, मतलब वहाँ से जो लोग रहते हैं इन स्टेट्स में उनके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं और उनके जो लैंड के प्रोटेक्शन यानी कि ज़मीन को प्रोटेक्ट करना ऑफ इंडिजिनस पीपल, अलग अलग लोगों के और उनके कल्चर को, और प्रेफरल एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, और गवर्नमेंट सर्विसेज में उनको प्रेफरेंशियल देना, मतलब कि प्रेफर करना, एक तरह का एडवांटेज प्रोवाइड करना, जिसके तहत दिया गया है। क्यों दिया है, क्या है, हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। ओके, इतना समझ में आता है। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और हाउस। इंडिया में एक नियम है कि जो भी इंडिया के अंदर परमानेंटली इन स्टेट्स में नहीं रहते हैं, इन स्टेट में कौन से स्टेट्स में, कौन से स्टेट्स में, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, वो यहाँ से लैंड नहीं खरीद सकते। सिमिलर स्पेशल provision exists for some other state of India as well. There are some units of the Indian Union which enjoy a little power. There are areas which are too small to become an independent state. इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह है जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी, और कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट स्टेट तो है क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और दूसरे स्टेट के साथ उनको मर्ज भी नहीं किया सकता, मतलब दूसरे स्टेट के साथ उनको जुड़ा भी नहीं जा सकता। ये कौन कौन से हैं, जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द यूनियन, द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर द यूनियन टेरिटोरीज। इनको हम यूनियन टेरिटोरीज कहते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटोरीज को डिफाइन कीजिए, एग्जाम में आता है। यूनियन टेरिटोरीज से आप क्या समझते हैं? यूनियन टेरिटोरीज मतलब कि ऐसे स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट है नहीं हो सकते, विच आर टू स्मॉल टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, दूसरे स्टेट के साथ उनको हम मर्ज भी नहीं कर सकते।
दिस टेरिटोरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ द स्टेट, मतलब कि यहाँ पर जो स्टेट का पावर नहीं होता। द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल पावर्स इन रूनिंग द स्टेट्स, मतलब रनिंग द स्टेट, मतलब वो इनको रन कर सकते हैं, ठीक। दिस पावर ऑफ बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर दोनों का पावर चलता है, पर ज़्यादा यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट चलता है, ठीक है। जैसे दिल्ली में आप जान सकते हो कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और वहाँ पर हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी है। स्टेट गवर्नमेंट कौन सा है आप लिख सकते हैं, कमेंट करके लिखिए कौन से पार्टी जीती हुई है दिल्ली में। वो है आप AAP, मतलब आम, जैसे देखो आम आदमी पार्टी, ठीक है। AAP जीती हुई है जो कि स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सा है, BJP, ठीक है। ये सब आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका है BJP, ठीक। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी AAP है हमारे दिल्ली में, और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में BJP है, ठीक, बढ़िया। And the state and government is basic to the structure of constitution. It is not easy to make changes in the power sharing arrangement. The parliament cannot on its own make this arrangement. दोस्तों बहुत सारे जो पार्लियामेंट्स होते हैं ना, मतलब जो पार्लियामेंट्स होते हैं वो भी अपने से कोई भी चेंज इस अरेंजमेंट, जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें नहीं ले आ सकते। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी पास्ड बाय 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, और वहाँ से 2/3 मेजॉरिटी, वहाँ से आपको याद रख लेना है कि कोई भी अगर कोई चेंज अगर इंडिया में लाना हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन में लाना हो, तो 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, ये आपको हर जगह मिलेगा 1 से 12 तक, ये आपको याद कर लेना है। कुछ भी अगर चेंज करना है इस पार्लियामेंट से तो 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, मतलब कि टोटल इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से जो हाफ से जो इनमें से जो हाफ होगा उनसे ये मतलब कि उनको ये देना होगा कि नहीं वो मानते हैं, ठीक, उनको ग्रीन सिग्नल शो करना होगा, ठीक है, तब जाकर ये होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, आप उसको पॉइंट वाइज लीजिए, ठीक है। कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा गया है कि पार्लियामेंट अपने से कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकता। अरेंजमेंट अगर करना होगा तो पहले तो उनको तो 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ से पास करना पड़ेगा 2/3 मेजॉरिटी से, और फिर इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ईस्ट ऑफ द लिस्ट एटलीस्ट हाफ द टोटल स्टेट, मतलब टोटल स्टेट के एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, अगर टोटल स्टेट जितने भी उनके हाफ स्टेट, कितने टोटल स्टेट है आप कमेंट करके बताइए, मैं देखूंगा और उसको लाइक मिलेगा जो सही बता पाएगा, ठीक, मैंने कल भी बोला था। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of the constitutional provision and the procedure. In case of any dispute between the divisions of the power, the High Court and the Supreme Court makes a decision. मतलब कि जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। जुडिशरी यानी कि जो एपेक्स कोर्ट होते हैं, कल ही मैंने बताया जैसे हाई कोर्ट, ठीक है। एपेक्स कोर्ट मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो AC मतलब कि हम आप देखते होगे ना AC लिखते हैं, AC मतलब कि हाई कोर्ट। जब हम लिखते हैं आप देखते होगे कि SC मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, ये है जुडिशरी के अंदर। और ये देखते हैं कि सब कुछ जो पावर्स है उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये सब वो देखते हैं, ठीक, यहाँ तक समझ में आता है। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज देयर रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them, ठीक। अच्छा, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि देखो एक चीज़ देख लो, यहाँ पर बताया गया है कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज देयर रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस, मतलब कि वो अपने हिसाब से टैक्सेस को, यानी कि जो GST है आप देख सकते हो, जो GST, ठीक, GST, ठीक है, हमारे जो GST है आप देख सकते हो ना, जब आप मोबाइल के रिचार्ज कराने जाओगे तो आपको एक मैसेज आएगा, अगर टॉक टाइम की रिचार्ज करवाते हो, लगभग आपने 100 रुपये का, एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को देख लीजिए, 100 रुपये का आपने रिचार्ज करवाया, जहाँ पर आपको 100 रुपये में से कितना रुपये टॉक टाइम मिलता है, 81.25, ये एग्जैक्ट है, ठीक है, अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट
81.25 रुपीज़ आपका रिचार्ज हो जाता है। आप बोलोगे भैया जो बचा हुआ अमाउंट है वो कहाँ गया? बचा हुआ अमाउंट आपका जीएसटी के अंदर चला जाता है, और इस जीएसटी के अंदर जो चीज़ चला जाता है उसको ही हम टैक्स कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं, TAX, ठीक है। आपको रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाया, अब आपको समझ में आ जाएगा कि टैक्स किसको कहते हैं। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। इन ऑर्डर टू लेवी मतलब कि सब कुछ सही से काम करे, वो इसलिए ये सब कर सकते हैं, ठीक है। ये इंडिया का मैप है 1947, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे राजपूतियाना है, राजपूताना, फिर आपका गुजरात यहाँ पर है, फिर आपका पंजाब यहाँ पर है, अमृतसर, जलंधर, फिर आपका ये लखनऊ यहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पर है, ठीक, दिल्ली यहाँ पर है, आपको देख कर जाना होगा, ठीक है। आसाम यहाँ पर है, शिलोंग यहाँ पर है, फिर आपका पटना यहाँ पर है, ठीक। अच्छा, फिर बता रहे हैं कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म का जो प्रैक्टिस है वो कैसे चलता है, ठीक। Constitution provisions are necessary for the success of federalism, but these are not efficient. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. मतलब कि फेडरलिज्म, हमारे इंडिया जो फेडरल एक कंट्री बन चुका है, जैसे कि मैंने पढ़ा था कि फेडरलिज्म, मैंने कल ही आपको बताया था कि फेडरलिज्म एक वर्ल्ड वाइड टर्म है, और इसका वर्ल्ड वाइड में हर एक जगह पर अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इंडिया में सिमिलरली जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, जो उनको लगा कि सूटेबल है इंडियन के कल्चर के लिए, उन्होंने वैसे ही बनाया है, ठीक। जैसे आप देख सकते हो, कोई भी अगर ट्रेन है, अगर आप बुलेट ट्रेन की बात करें तो उसी जैसे जापान में चलता है तो उसकी तरह तो नहीं लेके आएंगे, वो इंडिया के जो स्पीड है ज़्यादा तो स्पीड नहीं लेंगे, वहाँ पर 500 चलता है तो यहाँ पर 200 या 300 के बीच में चलेंगे, ठीक। तो इंडिया के हिसाब से जो प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा जो काम है जिसके लिए फेडरेशन जो काम किया है हमारे इंडिया में, जो फेडरलिज्म को सक्सेस मिला है, फेडरलिज्म तैयार हुआ है, वो है हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, आपको ये याद रखना होगा। इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। These ensure that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together become started ideal in our country. मतलब लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। Let us look at some of the majority ways in which this has happened. पहले कुछ linguistic state की बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा important है। Linguistic state मतलब क्या? The creation of linguistic state was the first and the major test for democratic politics in our country. इंडिया में फेडरलिज्म को सक्सेस डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ के वजह से मिला था, और यहाँ से क्रिएट हुआ था, शुरुआत हुआ था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी एज अ डेमोक्रेसी in 1947 एंड दैट ऑफ 2019। मतलब कि हमारे जो हम जब आज़ाद हुए थे, कब आज़ाद हुए थे? 1947 को। You will be surprised by the extent of the changes. Many old states have been vanished, new states have been created. आपको पता ही होगा 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए थे, तो उसके बाद अगर अब तो ये 2019 की बात हो रही है, अब तो 2021 है, ठीक। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो वैनिश हो गए थे, बहुत सारे स्टेट का नाम चेंज भी हुआ था, एरियाज, बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ स्टेट। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वह चेंज टू क्रिएट न्यू स्टेट। मतलब कि 1947 के बाद बहुत सारे जो पुराने स्टेट्स थे उनके जो बाउंड्रीज को चेंज करके नया स्टेट क्रिएट किया गया। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम रीजन। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में जब लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, कब हुआ था? ये आज़ादी के बाद हुआ था, 1947। हम आज़ाद कब हुए थे? आपको ये याद रख लेना है, 1947, ठीक। तो हम जब आज़ाद हुए थे 1947 के बाद, उसके बाद जो लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, लिंग्विस्टिक स्टेट का आधार किस आधार पर ये तैयार हुआ? ये इस आधार पे तैयार हुआ कि इंडिया में जो लोग एक भाषा में बात करते हैं, कॉमन लैंग्वेज में, उनको एक जगह पर रख देते हैं उसके आधार पर। मतलब कि टू इंश्योर द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम, जो एक ही भाषा में बात करते हैं वो एक ही जगह रहे,
एक ही स्टेट में रहे। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट बेस्ड ऑन द कल्चर। दूसरे कौन कौन से होते हैं, जैसे कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। मतलब कि कौन कौन से होते हैं, एक तो लैंग्वेज होता है, जो लोग लैंग्वेज मतलब कौन एक ही भाषा में बात करते हैं तो उनको एक जगह रखा, या फिर कल्चर, या फिर एथनिसिटी, या फिर ज्योग्राफर। कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, ये जो आधार है, इसके आधार पर आपका लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब अलग अलग स्टेट को डिवाइड कर दिया गया है। दिस इंक्लूड स्टेट लाइक, कौन कौन से स्टेट से, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक, तो आपको ये याद रखना है किसके आधार पर लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, जब ये डिमांड उठी कि अलग अलग स्टेट की फॉर्मेशन होना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सम नेशनल लीडर फियर दैट इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। मतलब कि इंडिया में इतना बड़ा एक वास्ट कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ पर सैकड़ों लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। आप हर 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहाँ पर रहने की जगह, वहाँ पर भाषा बदल जाएगी, खाने पीने की चीज़ बदल जाएगी। तो यहाँ पर जो नेशनल लीडर्स थे उस समय की बात है, उसमें डिसइंटीग्रेट होना यानी कि अलग अलग हो जाना, मतलब यूनिटी और नहीं रह सकते इंडिया में। अगर ऐसे हिस्से डिवाइड किए थे, कौन फियर कर रहे थे, कुछ नेशनल लीडर्स थे। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया कि ये जो स्टेट को हम डिवाइड करेंगे कुछ समय के लिए रोक लेते हैं। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ मेड एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। पर इससे देखा गया है कि जब लोगों को इस अपने भाषाओं के, अपने कल्चर के आधार पर, अपने एथनिसिटी के आधार पर अगर डिवाइड कर दिए गए तो उसमें यूनाइटेड और बड़ा होगा, क्योंकि मतलब एक ही भाषा के लोग एक साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, तो भाईचारा भी बढ़ेगा। मोर यूनाइटेड इट हैड मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन भी ईजियर होगा।